हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे। इसका 4 चैप्टर तक करवा दिया गया है और आज हम लोग 5वां चैप्टर देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका। यह इसका पार्ट 1 है। इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे, आप उसको भी देखिएगा। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। किसी भी राष्ट्र अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। तो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा लोग किन चीज़ों में, मतलब कि उनका आजीविका किस पर निर्भर रहता है, तो वह है कृषि और उद्योग पे। आधुनिक युग में कृषि की तुलना उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। तो अब कृषि की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण हो गया है? उद्योग महत्वपूर्ण हो गया है और देश के अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना, जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1750 से लेकर 1800 के बीच, ब्रिटेन वह पहला देश था जहां पर कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक जगत में, मतलब कि उद्योग के जगत में, इंडस्ट्री के जगत में मशीन का प्रारंभ हुआ। यानी कि पहले लोग मैनुअली करते थे, हाथ से करते थे, श्रमिक का ज़रूरत होता था, लेकिन अब मशीन का प्रारंभ हुआ है। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की वृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। यानी कि अब मानव श्रम का ज़रूरत नहीं है, मशीनों द्वारा काम होगा। यानी मानव लोग कम रहेंगे, मशीन द्वारा सारा काम होगा। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा? मशीन जब काम करेगी तो मशीन तो आप कितना भी लगा दीजिए और वह ज़्यादा जल्दी काम करेगी। तो बृहद पैमाने पर उत्पादन होगा और इसके खपत के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा बाजार चाहिए। जब तक बड़ा बाजार नहीं होगा तो उत्पादन होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत उत्पादन करेंगे, बहुत बेचेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसमें पैसा ज़्यादा आएगा। नए मशीनों का किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। तो उद्योगों का औद्योगिकरण किस पर निर्भर करता है? नए मशीन का आविष्कार होना, तकनीक का आविष्कार होना। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी, निवेश एवं श्रम भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो पूंजी, निवेश और श्रम भी चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के, जब तक पूंजी नहीं रहेगा तो बड़ी बड़ी मशीनें खरीदेंगे कैसे? कोई निवेश करने वाला नहीं रहेगा तो बड़ा उद्योग बनाएंगे कैसे? तो ये सब चीज़ भी है, यह एक प्रेरक तत्व के रूप में देख सकते हैं। साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति के स्थान पर कारखाना पद्धति ने ले लिया। तो ये हम लोग देख रहे हैं, पहले कुटीर उद्योग का चित्र, फिर कारखाने एवं मशीन उद्योग का चित्र। चलिए आगे देखते हैं। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। यानी 1750 तक क्या था? कृषि प्रधान देश था। देश की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। अपने और अपने आश्रितों का भरण पोषण वह कृषि द्वारा करती थी। सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा और मिट्टी के बर्तन का उद्योग गाँव में कृषकों द्वारा किया जाता था। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तु का उत्पादन करते थे। तो पहले यही चलता था, कृषि पे सबसे ज़्यादा निर्भरता थी सभी, मतलब हर देश का वही स्थिति था। ब्रिटेन का मुख्य रूप से यहाँ पर बात हो रहा है। और सब लोग क्या करते थे? या तो हाथ से काम करते थे या हाथ से चलाने वाली मशीन से काम किया करते थे। इन उद्योगों में प्रमुख कपड़ा उद्योग था। यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो प्रायः घरों में मानव चलित यंत्रों द्वारा होता था। 17वीं से 18वीं शताब्दी में
शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। गिल्ड से जुड़े उत्पादक निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य था, अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से ये व्यापारी गांव की तरफ रुख करने लगे। उन्होंने गांव के किसानों एवं मजदूरों से काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों ने गांव में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं एवं बच्चों की भी भागीदारी रही। तो पहले क्या होता था, गिल्ड प्रथा चलता था। गिल्ड प्रथा में क्या था कि एक व्यक्ति जो होता था वह किसी काम में बहुत ही निपुण, बहुत ही विशिष्ट होता था। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य होता था, यानी कि अब उन्हीं को सब कुछ पता है, वही इतने मतलब विशिष्ट हैं, निपुण हैं अपने कार्य में कि उनका आधिपत्य होता था। तो जो मांग बढ़ने के कारण वह व्यापारी गांव की तरफ जाने लगे। गांव में क्या होगा, गांव की तरफ जाने से होगा क्या कि किसान होंगे, मजदूरों से काम लेना शुरू किया। ठीक है, वहाँ गरीब जनता, किसान, मजदूर, इन लोगों से काम लेना शुरू किया। उनको वह प्रशिक्षण देता थे और अपने नियंत्रण में रखने लगे। प्रशिक्षण देके यानी कि उनको जो आता था वह उनको सिखा के और अपने नियंत्रण में रखते थे। और उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती मांगों ने गांव में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और कुटीर उद्योग में बहुत अधिक विकास हुआ। तो इससे छोटे छोटे कुटीर उद्योग मतलब कि बढ़ने लगा, जिसमें पुरुषों के साथ महिला, बच्चे सभी काम करने लगे। ब्रिटेन के गाँव में रंगाई एवं छपाई के काम भी होता था। इसके बाद उसका निर्यात उपनिवेशों के बाजार में कर दिया जाता था। तो ब्रिटेन के गांव में क्या हो रहा था, रंगाई छपाई का काम हो रहा था और उनका निर्यात कर दिया जाता था, उपनिवेश के बाज़ारों में कर दिया जाता था। यानी कि जब उपनिवेश बनाया गया किसी देश को, तो वहाँ पर ब्रिटेन में काम होता था, ब्रिटेन के गाँव में, और उसको कहाँ निर्यात कर दिया जाता था, उपनिवेश में। मतलब जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन में कुछ बना और उसको भारत में निर्यात कर दिया गया, तो वहाँ पर एक बाज़ार, मतलब भारत को एक बाज़ार की तरह देखा गया। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ के पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था। यानी कि मशीनीकरण होने से पहले भी उद्योगों का विकास तो बढ़ ही रहा था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था और कुटीर उद्योग विकासोन्मुखी था। यानी कि पहले भी लोग कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन कर रहे थे जब तक कि मशीन नहीं बना था। यह दौर आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। इस दौर को क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले। तो अब हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण के कारण। तो इसमें कुछ इस बॉक्स में बताया गया है कारण क्या क्या है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल औपनिवेशिक स्थिति। तो सस्ता श्रम उपलब्ध होने लगा था, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन करना आसान हो गया। यातायात की सुविधा बढ़ने लगी। यातायात की सुविधा बढ़ने के कारण माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था, इसलिए उत्पादन को बढ़ाया गया। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, ब्रिटेन या यूरोप के जितने भी देश हैं वो किसी न किसी देश को अपना उपनिवेश बना रहे थे, जिसके कारण उनको बाज़ार मिल जा रहा था। तो यह औद्योगिकरण के कुछ कारण थे। तो हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण के कारण क्या क्या है। ब्रिटेन के स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। तो ब्रिटेन का स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड करेंगे, कोई मतलब कि ये नहीं रहेगा जो कस्टम ड्यूटी और ये सब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे इन सब चीज़ों से और हस्तक्षेप की नीति, इससे ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया गया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तात्कालिक ढांचे के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तात्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव सा था। तात्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव था। एक तरफ बुनकरों को
बुनकरों को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे सूत का उत्पादन काफ़ी बढ़ सके यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो एक श्रृंखला बनी वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित थी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या ज़रूरत पड़ा, वही बताने की कोशिश किया जा रहा है। तात्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव था। यानी कि जो तरीका चल रहा था कि सूत काटना होगा और इस तरह का जो मतलब कि मैनुअल तरीके से जो काम किया जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा उत्पादन कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं था। एक तरफ बुनकर को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बैठे रहना पड़ता था, धागा मिलता नहीं था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। पूरे समय काम करने वाले एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मतलब कि वो जो धीरे धीरे काम चल रहा था, इसकी वजह से उनको मशीन का डेवलपमेंट करने का ज़रूरत महसूस हुआ। बेसिकली यही कहने का कोशिश किया जा रहा है इसमें। अब आते हैं आगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्काइड ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। तो इस 1769 में एक व्यक्ति 1769 में ब्लॉटन का एक निवासी जो कि रिचर्ड आर्काइड ने क्या बनाया, सूत काटने की एक मशीन बनाई, स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई, ठीक है, जो कि जल शक्ति से चलती थी। यानी कि पन बिजली, या इस तरह से बोल सकते हैं, पन बिजली से चलती थी, यानी कि पानी से चलता था, मतलब पानी से जो बिजली उत्पादन होता था उससे चलता था, तो जल शक्ति से चलती थी। सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हरग्रीव्ज ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। तो एक व्यक्ति 1769 में बनाया, ठीक है, रिचर्ड आर्काइड ने स्पिनिंग फ्रेम, और 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्ज ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई, ठीक है। इसमें 16 तकवे एक पहिए की घूमने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था, ठीक है। तो जहां आप देख रहे थे यहाँ पर कि पूरा दिन पूरे समय काम करने वाले एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागे, मतलब कि समझिए उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया था कि यहाँ एक साथ ही 8 या 9 कितना था, हाँ 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। सन 1773 में लंकाशायर के जॉन के नाम है लंकाशायर के, और वो लंकाशायर के रहने वाले थे। लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेज़ी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ी। तो फ्लाइंग शटल से क्या हुआ, जुलाहे बड़ी तेज़ी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ी। सन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बैनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग के आविष्कार ने तो
सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी। इन आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए वास्प इंजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस पूरे पेज में हम लोगों को बहुत सारा बात याद रखने वाला है, जो कि एग्ज़ाम में साफ तौर पे एकदम पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1769 में सबसे पहले ब्लॉटन निवासी जो है, यहाँ 1769 आप देखिए, 1769 में ब्लॉटन निवासी रिचर्ड आर्काइड ने क्या बनाया? सूत कातने की स्पिनिंग फ्रेम बनाया। किसने बनाया? ब्लॉटन का रहने वाला रिचर्ड आर्काइड ने, ठीक है, स्पिनिंग फ्रेम बनाया। फिर एक साल बाद ही यानी 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रिव्ज ने स्पिनिंग जेनी मशीन बनाया। यह भी सूत कातने का ही मशीन था, ठीक है, और इसमें एक साथ 8 सूत काते जा सकते थे, तो यह भी याद रखिएगा। उसके बाद 1773 में लंकाशायर का एक आदमी जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे जुलाहे बड़ी तेज़ी से काम करने लगे। ये सब ठीक है, अपनी मतलब कि आविष्कार किसने किया, कहाँ का था और किस समय किया, वो सब याद रखने वाला बात है। सन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिससे बारीक सूत काते जा सकते थे। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया। 1885 में एडमंड कार्टराइट ने वास्प से चलने वाला पावर लूम बनाया, ठीक है। और क्या याद रखना है? जिससे पावर लूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार से सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में क्रांति आ गई, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना है, 1769 में जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए वास्प इंजन भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सारे का नाम याद रखना है और किसने क्या क्या बनाया, इसको याद रखना है। 1769 एक बार फिर से देख लीजिए। 1769 में रिचर्ड आर्काइड, जो कि ब्लॉटन का रहने वाला था, उसने स्पिनिंग फ्रेम बनाया, ठीक है। उसके एक साल बाद 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रिव्ज ने स्पिनिंग जेनी बनाया, ठीक है। इसमें 8 सूत एक साथ काटे जा सकते थे। उसके बाद 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया, ठीक है। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिससे बारीक सूत काते जा सकते थे। 1885 में 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वास्प से चलने वाला पावर लूम बनाया। उसके बाद बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का यंत्र बनाया। टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई, मतलब कपड़े पे बेलनाकार छपाई और रंगाई, टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई का आविष्कार किया। उसके बाद 1769 में जेम्स वॉट ने वास्प इंजन बनाया था। तो यह सब चीज़ याद रखना है। आगे देखते हैं। चूँकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। तो वस्त्र उद्योग जो है पूरी तरह कोयला और लोहा के उद्योग, मतलब लोहे पर निर्भर थी, इसलिए इन उद्योगों पर अंग्रेज़ों ने बहुत ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयला एवं लोहे की खान थी। वास्प इंजन बनाने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगा। वास्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए निर्यात के लिए रेलवे इंजन तैयार किया जाने लगा। मतलब वास्प इंजन तो बना, उसके बाद रेलवे इंजन भी बनना शुरू हो गया, ठीक है, ताकि जो उत्पादन हो रहा है उसको निर्यात किया जाए दूसरे जगह पर। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इस तरह सन 1815 में हेनरी बेसमेर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को भी बढ़ावा दिया। तो यह भी याद रखिएगा कि 1815 में हम्फ्री डेवी ने क्या बनाया? सेफ्टी लैंप बनाया, ठीक है। और उसके बाद सन 1815 में ही
हेनरी बेसेमर ने शक्तिशाली भट्टी विकसित की करके लोहे उद्योग को और बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योगों तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बना। तो लिवरपूल में स्थित लंकाशायर या सूती वस्त्र का उद्योग बना। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। तो ये सब हम लोग जानते हैं, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये सब तो नाम हम लोग सुने हैं। सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स उन उत्पादन का केंद्र बना और बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई। तो 1805 में क्या हुआ? सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स उन उत्पादन का केंद्र बना। मतलब ऊन उत्पादन वहाँ होता था। मतलब न्यू साउथ वेल्स में क्या बनता था? ऊन उत्पादन होता था। उसका बड़ा केंद्र बना और भेड़ फार्म की स्थापना वहाँ होने लगी। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग का भी ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर सूती वस्त्र का उद्योग था, जबकि न्यू साउथ वेल्स जो था वह ऊन का केंद्र बना। और रेशम उद्योग और सन उद्योग भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। आगे देखते हैं। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी रही। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका अग्रणी रही। यानी कि औद्योगिकरण होगा तो उसमें सस्ता श्रम भी चाहिए ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित कर लिए। यानी छोटा छोटा ज़मीन किसानों से खरीदकर और सबको मिला के एक बड़ा फर्म बनाया गया। इसको कहते थे बाड़ाबंदी प्रथा। अपनी ज़मीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। अब वह जो लोग छोटा किसान जो अपना ज़मीन बेच देता था वह क्या करेगा? अब वह भूमिहीन मजदूर बन गया। वहीं पर उद्योग में ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। तो आसपास के शहर में चले जाते थे। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। अब उनके पास ज़मीन तो है नहीं जो वह खेती करेंगे, तो सारे मजदूर क्या हुए? बहुत कम दामों में मतलब कि फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई, तो इससे सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने तथा कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। तो आप लोग देखे ही थे कि वहाँ पर वाष्प इंजन बन गया था, रेल मार्ग शुरू हो रहा था। तो यह सब हम लोग देख ही रहे थे। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्रों के रास्ते व्यापार होते थे। रेल मार्ग जब तक शुरू नहीं हुआ था तब तक नदी से, समुद्र से, इस मतलब पानी वाले रास्ते से जाते थे। नदी पोतों द्वारा लाया जाने वाला माल सरलतापूर्वक तटपोतों अर्थात समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जाता था। जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से होता था। यानी कि ब्रिटेन जो था उसके पास जहाज बड़े बड़े थे और यहीं से बाकी सब देश इतना अमीर नहीं था कि यह सब काम कर सके, इसलिए बाकी सब देश में भी आयात निर्यात मुख्यतः इसी के द्वारा होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बनी। तो अब सब देश अगर इसी से मतलब कि आयात निर्यात करवाएगा तो इसके पास बहुत पैसा आने लगा और इसी के कारण, इसी आर्थिक लाभ के कारण औद्योगिकरण की गति को और तीव्र किया जा सका। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया। तो यह जो ब्रिटेन ने जो बड़ा बड़ा उपनिवेश बनाया हुआ था, यानी अफ्रीका में बहुत देशों को उपनिवेश बनाया था, भारत को उपनिवेश बनाया था, तो इन उपनिवेशों का भी बहुत योगदान रहा क्योंकि यहाँ से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ बाजार में महंगे दामों पर बेचना और ब्रिटेन के लिए आसान था। यानी कि सस्ते दाम में यहाँ से लेके जाता था कच्चा माल और उधर वहाँ बना के और फिर लेके आ जाता था, यहाँ पर बाज़ार बनाता था इसको, मतलब उपनिवेश को बाज़ार बना के बहुत ज़्यादा दाम में बेच देता था।
आगे है उपनिवेशवाद, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।